Hello dear students, I Professor Agam Dalal on behalf of JK Shah Classes welcomes you all. ये सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं फॉर CA इंटर डायरेक्ट टैक्स विच इज एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन नवंबर 21 एग्जामिनेशन. ये वीडियोस आप लोगों के हर एक कंसेप्ट डेफिनेटली कवर नहीं करने वाले. ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. However, let me assure you, if you are looking all the videos thoroughly, your 90% syllabus will be covered in a very shorter span of time. So even on the last day of exam also, अगर मन हुआ और ये वीडियो देख लिया तो आपका वो चैप्टर easily रिवाइज हो जाएगा. Now, without wasting much of your time, let me go to the very first chapter, that is chapter number 1, basic concept, जो कि एग्जाम में 3 से 6 मार्क का आ सकता है. अगेन आई एम सेइंग दिस, यहां हर एक थियरी में कवर नहीं करने वाला, मैं सिर्फ वो चीजें कवर करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द रिविजन्स. सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आया. आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एक 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट यानी कि वो सारे पावर जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी, स्टेट लिस्ट यानी जो स्टेट गवर्नमेंट यूज करेगी, कॉन्करेंट बोथ मिलकर. आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंदर एक एंट्री आती है, एंट्री नंबर 83, विच गेव द पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम पे इनकम टैक्स कलेक्ट हो सकता नहीं है. और इसीलिए सेक्शन 10 क्लॉज 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, व्हाट इट सेज, इनकम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स. नाउ हर साल इनकम टैक्स गिनने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, व्हाट इज द ओवरव्यू. सो व्हाट वी नीड टू डू, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ता है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस. अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट, अ पर्सन कैन बी नॉन रेजिडेंट. कैसे डिसाइड करेंगे सर, वो हम देखेंगे दूसरे वीडियो में. उसके बाद हमें अपनी इनकम डिटरमाइन करनी पड़ती है एंड वी हैव टू बाइफरकेट अवर इनकम इन 5 डिफरेंट हेड्स. The first head, income from salary, another one, income from house property, then PGBP, profit and gain from business or profession, then capital gain, the last one, income from other sources. ये सारे हेड की इनकम को मर्ज करने के बाद कभी कभी क्लबिंग अप्लाई होता है. व्हाट इज द क्लबिंग? सेक्शन 60 टू सेक्शन 64. कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे बंदे की इनकम है, लीगली उसकी इनकम है, पर वो उसे टैक्सेबल ना हो के मुझे टैक्सेबल होगी. Now when that point is applicable, that will learn in a separate video called clubbing chapter. फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक हेड के अंदर लॉस है, दूसरे के अंदर प्रॉफिट है, तो हमें इन दोनों को नलीफाई करना पड़ता है, सेट ऑफ करना पड़ता है. और अगर लॉस तुम्हारी इनकम से ज्यादा है तो वो लॉस हम लोग दूसरे साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड. ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो बचता है उसे बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम वो चीज नहीं है जिस पे टैक्स गिना जाएगा, नहीं. देयर इज अ सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन, which says that income tax is applicable on each and every person on their total income earned in previous year relevant to assessment year. Means जो टैक्स पेबल होता है वो किस पे गिना जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम के पे, टोटल इनकम पे, टोटल इनकम पे. पर ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस क्या किया जाएगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U. और फिर जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोटल इनकम. ये टोटल इनकम पे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स गिनेंगे. पर जब हम लोग ये टोटल इनकम पे टैक्स गिनेंगे तो हमें कौन से रेट यूज करने हैं. रिमेंबर, द रेट ऑफ टैक्सेस आर मेंशन्ड इन फिनांस एक्ट. आपके लिए कौन सा फिनांस एक्ट एप्लीकेबल है, फिनांस एक्ट 2020. इस फिनांस एक्ट में जो रेट बताए गए होंगे वो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर 2021 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22, उस पे अप्लाई होंगे. ये बेसिक टैक्स ढूंढने के बाद कभी कभी सरचार्ज प्लस होता है, कभी कभी रिबेट माइनस होता है, जो आगे देखेंगे. और ये सारे टैक्स के ऊपर कंपलसरी हर बार ऐड होता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. फिर कई बार गवर्नमेंट आपके पास से एडवांस में ही टैक्स ले लेती है, विच इज एडवांस टैक्स. और कभी कभी पेयर आपका टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भर देता है, विच इज कॉल्ड एज टीडीएस. ये एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस आपके टैक्स में से माइनस होंगे, बाकी बचा वो आपका टैक्स पेएबल या तो टैक्स रिफंडेबल. ये होती है प्रोसेस जो आपको हर साल फॉलो करनी पड़ती है. Now what I just said, section 4 charging section, income tax is applicable to every person.
So now let us understand what is the meaning of the word person. Section 2 clause 31 defines the word person. 7 कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं. सबसे पहला इंडिविजुअल, दैट इज अ ह्यूमन बीइंग. Number 2, HUF, that is Hindu undivided family. The main person called as Karta, others are called as co-partners. There are 2 schools, Mitakshari school and Dayabaga school. Dayabaga applicable है Assam, West Bengal. Mitakshari school applicable to the rest of India. Third, partnership firm. When I say firm, it is not a proprietary firm. Proprietary firm individual में आता है. मैं क्या बोल रहा हूं? Partnership firm. There are 2 type of partnership firm, unlimited and limited liability partnership. Both are covered over here. Then it comes to company. 2 types of company: domestic company, foreign company. Domestic company generally which is registered in India, foreign company outside India. AOP, BOI, association of person, body of individual. Then local authority, municipal corporation, like that. And last, every artificial judicial person, that is AJP, in which RBI, SEBI, etc. is covered, which are formed by government as a special body. ये सारे पर्सन को इनकम टैक्स एप्लीकेबल है. पॉइंट टू बी नोटेड इज दे हैव इंटेंशनली नॉट कवर्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन द डेफिनेशन, सो दे आर नॉट सपोज्ड टू पे द टैक्स. देन वी जस्ट सॉ फॉर यू विच प्रीवियस ईयर इज एप्लीकेबल 2021, विच असेसमेंट ईयर इज एप्लीकेबल 21-22. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 34 which says see the definition in section 3. और फिर डेफिनेशन किसने दिया? सेक्शन 3 ने. सो सर क्या प्रीवियस ईयर के लिए हम लोग कौन सा सेक्शन लिखे? 2 clause 34 या सेक्शन 3? दोनों वैलिड है. ना एक चीज समझते हैं कि जिस साल में आप इनकम कमाते हो उसी साल में उसको इनकम टैक्स के हिसाब से गिनो, उसका टैक्स गिनो, उसका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करो. ये पॉसिबल नहीं है. तो ये जो सारी चीजें हैं असेस करने की, वो हम कब करते हैं? इन द वेरी सक्सीडिंग ईयर. तो जिस साल में आप इनकम कमाते हो उसे बोला जाएगा प्रीवियस ईयर, और उसके बाद वाले साल को बोला जाएगा असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओगे, असेसमेंट ईयर में उसे गिनोगे. सो प्रीवियस ईयर बेसिकली इज ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल ईयर. 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है. आपके लिए कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? 2021. और असेसमेंट ईयर कौन सा? 21-22. और फिनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? बजट कौन सा एप्लीकेबल है? फिनेंस एक्ट 2020. सर क्या हमेशा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को खत्म होगा? हाँ, हमेशा 31 मार्च को खत्म होगा, पर जिंदगी में एक बार ऐसा हो सकता है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर 12 महीने का नहीं है, उससे कम पीरियड का है. सी दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द प्रोवाइजो. जब जिंदगी में पहली बार आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, कोई नया प्रोफेशन सेटअप कर रहे हो, कोई पहली बार जिंदगी में इनकम कमाना चालू कर रहा है, उस बंदे के लिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से चालू नहीं होगा, बल्कि वो उस दिन से चालू होगा जिस दिन से उसने ये बिजनेस प्रोफेशन चालू किया या नई इनकम कमाना चालू किया. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड माई बिजनेस ऑन 1 October 2020 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द लाइफ. So for me the previous year will be 1 October 2020 to 31 March 2021. कंपलसरी एंड होगा 31 मार्च को, पर चालू कब हुआ? 1 October 20 को. बट रिमेंबर, इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो तो कंपलसरी 12 महीने का ही होगा. दैट इज 1 April 21 to 31 March 21. So what I can conclude? Previous year can be lower than 12 month. Assessment year is always of 12 month. Assessment year, section 2 clause 9, period of 12 months from April to March. It is the year in which you calculate the income, calculate the tax and file return of income. Now theory is all done. Last day पे इतना ही जरूरी है. मेन टॉपिक जो इस चैप्टर का है उस पे आते हैं. हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ टैक्सेस. एज आई टोल्ड यू, फॉर यू फिनेंस एक्ट 2020 इज एप्लीकेबल. टोटल इनकम ढूंढने के बाद उस पे किस तरीके से टैक्स ढूंढा जाता है. नाउ देयर आर सो मेनी डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पर्सन. जो सबसे पहला आता है, जिसके लिए जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज, दैट इज इंडिविजुअल HUF फर्म, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. ये 5 लोगों के लिए एक तरीके के रेट एप्लीकेबल है, एक जैसा ही टैक्स रेट एप्लीकेबल है. फॉर दिस पीपल्स वन सिंगल काइंड ऑफ थिंग्स आर एप्लीकेबल, जिसे हम लोग बुलाते हैं स्लैब रेट. अभी इसमें मैंने 3 कॉलम प्रिपेयर किए हैं, एज यू कैन सी. पहला जो कॉलम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? रेजिडेंट इंडिविजुअल बिलो एज ऑफ 60, या तो HUF, AOP, BOI, AJP, या तो किसी भी तरीके के नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को.
Point to be noted, if a person is resident individual above 60, yeah, exactly of 60, he will not be covered under the first column, he will be covered under either the second column or the third column. पर अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है या HUF, AOP, BOI, AJP कुछ भी है, वो तो पहले कॉलम में ही कवर होंगे, चाहे उनकी एज 100 साल की है, 200 साल की है, फर्क नहीं पड़ता. Now for all these 5 persons that are resident individual below age of 60 or HUF or AOP, BOI, AJP or non-resident individual, up to 2,50,000 there will be no tax. उनकी टोटल इनकम के 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं गिना जाएगा. ये 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं गिना जाता, इसीलिए इस लिमिट को बोला जाता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. पर अगर तुम्हारी टोटल इनकम 2.5 लाख से बढ़ गई तो 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 लाख से बढ़ गई तो उतनी ज्यादा इनकम जो 10 लाख तक जाएगी उस पे 20%, 10 लाख के ऊपर की इनकम पे 30%. So up to 250 no tax, 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, above 10 lakh 30%. Now let's say my total income is rupees 8 lakh. Then what I will be doing is up to 250 no tax, 250 to 5 lakh 5%, 2.5 लाख का 5%, 12,500. 5 लाख से 8 लाख का डिफरेंशियल इनकम कितना, 3 लाख, उस पे 20%, यानी वो कितना हो जाएगा 60,000. सो माय टोटल बेसिक टैक्स विल कम टू 72,500. इसे बेसिक टैक्स बोला जाता है. फिर इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा, वो तुम्हारा फाइनल टैक्स. हाउएवर इफ यू आर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज एजेड 60 और मोर, आप 60 साल टर्न हो गए या उससे ज्यादा के हो, एंड यू आर अ रेजिडेंट, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ सीनियर सिटीजन. आप लोगों के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की नहीं लगेगी, वो लगेगी 3 लाख की. अप टू ₹3 लाख देयर विल बी नो टैक्स. बट देन बाकी सब सेम, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%. अंडरस्टैंड, ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये बेनिफिट है. नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को हमेशा 2.5 लाख की लिमिट ही लगेगी. अच्छा सर, मान लो मेरी बर्थडे 31 मार्च 21 को आती है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए 60 साल का हुआ, तो क्या पूरे साल का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का? यस, 3 लाख का. इफ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर टर्निंग 60 और मोर, congratulations, you will be getting 3 lakh rupees of limit. पर अगर आपकी उम्र 80 years या उससे भी ज्यादा है, you will be called as very senior citizen. 5 लाख रुपए की इनकम तक आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. पर 5 लाख से 10 लाख फिर सीधा चला जाएगा 20%, 10 लाख के ऊपर सीधा 30%. Now see, I have written one example. Mr. Agam 24 years. कुछ ना लिखा हो तो एज बिलो 60 अज्यूम करके आना, कुछ ना लिखा हो तो पर्सन को रेजिडेंट अज्यूम करके आओगे. यहां पे तो चलो मैंने एज लिखी है, एंड आई एम व्हाट, रेजिडेंट. इनकम इज ₹30 लाख लेट्स से. सबसे पहले बेसिक टैक्स कैलकुलेट करो. बेसिक टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप टेबल फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, चार्ट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल फाइन. अप टू 2,50,000 जीरो, 250 टू 5 लाख जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी उस पे 5% अप्लाई करो, 12,500 आएगा. 5 लाख से 10 लाख जो 5 लाख के बीच में इनकम रह गई उस पे 20% अप्लाई करो, दैट विल बी 1 लाख. और 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम है अप टू 30 लाख, यानी कि जो 20 लाख की इनकम है उस पे 30% अप्लाई करो, दैट विल बी ₹6 लाख. इन सब का टोटल करो, दैट इज योर टोटल बेसिक टैक्स 7,12,500, जिस पे आप ऐड करोगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो टैक्स अच्छा रिमेंबर, ये 4% सेस जो है ना वो टोटल इनकम पे ऐड नहीं करना है. इट इज टू बी एडेड ऑन द बेसिक टैक्स. बेसिक टैक्स का 4% कितना वो देखो, तो वो जो फाइनल आया वो आपका टैक्स पेबल. कभी कभी राउंड ऑफ करना पड़ता है, यहां पे तो खैर राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है, वो बताऊंगा आगे कब करना है. बट इफ अ पर्सन इज लेट्स से इंडिविजुअल 95 years, total income 7 lakh, nothing is said, so but obviously he is what, resident. A resident individual aged 80 or more, the basic exemption limit is not 2,50,000, it is what, ₹3 lakh, sorry, ₹5 lakh, because he is very senior citizen. So here up to 5 lakh there will be no tax. 5 lakh to 7 lakh, that is on difference 2 lakh, you apply 20%, that will be 40,000. Your total basic tax will come to 40,000. On that add 4% health and education cess, the total tax payable will be 41,600. Now let's say if the same person is non-resident, then can I say for a non-resident the limit of 5 lakh is not applicable. Non-resident के लिए हमेशा 2.5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है. तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं. 2.5 लाख से लेकर 5 लाख 5%, 12,500. 5 लाख से 7 लाख 20%, यानी वो हो जाएगा 2 लाख का 20%, 40,000.
टोटल बेसिक टैक्स 52,500, जिसपे कंपलसरी ऐड करो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टोटल आ जाएगा 54,600। प्लीज अंडरस्टैंड, सेम इनकम सेम एज, पर अगर रेजिडेंट हो तो 41,600, नॉन रेजिडेंट हो तो 54,600। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टैक्स। Now in the last year, our finance minister gave one option. Option was given to individual and HUF कि अगर तुम लोग ये पुरानी सिस्टम फॉलो करना चाहते हो तो ये पुरानी सिस्टम फॉलो करो जो हमने अभी अभी सीखी, पर अगर तुम्हें चाहिए तो एक ऑप्शन देते हैं, तुम लोग ये नया टैक्स रेट फॉलो करो। नया स्लैब रेट कौन सा? ये सबके लिए सेम रहेगा, चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड यू शुड बी इंडिविजुअल एंड HUF। टोटल इनकम अगर 250 तक तो 0, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक जाओगे तो 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, 15 लाख के ऊपर 30%। घबराने का नहीं, 2.5 लाख का स्लैब बढ़ाते जाओ, 5-5% रेट बढ़ाते जाओ, जब 15 लाख आ जाए तब स्टॉप हो जाने का। तो सर कोई पागल है को पुराना स्लैब रेट अप्लाई करेगा? कोई भी ये नया स्लैब रेट अप्लाई करेगा, बिकॉज इट इज टू लोअर। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आपको ये नया स्लैब रेट फॉलो करना है तो एज पर सेक्शन 115 BAC व्हाइल कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम, कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन जो मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। विदाउट अप्लाइंग दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड अप्लाई दिस टैक्स रेट। सो हर साल अभी हमें क्या करना पड़े, पहले इनकम ढूंढो नॉर्मल तरीके से, उस पर पुराने स्लैब रेट यूज करो, फिर इनकम ढूंढो विदाउट डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, उस पे नए टैक्स रेट यूज करो, एंड सी व्हाटएवर इज द लोअर ऑप्शन दैट विल बी द फाइनल टैक्स पेएबल। हर साल आप ये कर सकते हो, कई लोगों के लिए एक ही बार ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सर कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, कौन से एग्जम्पशन नहीं मिलेंगे, ये डिटेल में सीखेंगे टोटल इनकम चैप्टर में। अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया व्हाट इज सेक्शन 115 BAC, डिटेल में सिखाऊंगा टोटल इनकम चैप्टर में। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF, नॉट फॉर अदर्स। बट इफ यू आर अ पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड लोकल अथॉरिटी, आप लोगों को स्लैब रेट अप्लाई नहीं होते, आप लोगों को फिक्स 30% प्लस 4% सेस। यानी अगर एक फर्म है तो 10 रुपए की इनकम पे भी 30%, 10 करोड़ की इनकम पे भी 30%, नो स्लैब रेट। इफ यू आर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इवन दो इट कम्स अंडर AOP BOI, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उन्होंने अलग से स्लैब रेट दिए हुए, अप टू 10,000 10%, 10,000 से 20,000 की इनकम पे लगा दो 20%, 20,000 के ऊपर लगा दो 30%। दिस आर द स्लैब रेट्स व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफ यू आर अ कंपनी, you have to see whether you are a domestic company or you are a foreign company. अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो तो आपको टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा 40% हाईएस्ट, बिकॉज इट इज फॉरेन कंपनी। पर अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो तो टैक्स रेट अप्लाई होगा 30%। हाउएवर, अगर आपके पिछले साल के भी पिछले साल का टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो आपको टैक्स रेट 30% अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ 25% अप्लाई होगा। पिछले साल के भी पिछले साल का टर्नओवर। फॉर अस विच प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल 2021, तो हम लोगों को डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर जो सेल्स होता है वो कौन से साल का देखने का, 18-19 का। 18-19 का टर्नओवर अगर तुम्हारा 400 करोड़ या उससे कम, तो तुम्हें टैक्स रेट कितना अप्लाई होगा, 30% अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं, तुम्हें टैक्स रेट अप्लाई होगा 25%। रिमेंबर ये 25% वाला जो कंसेशन है ना, इन्होंने ये कंसेशन सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को दिया है, फॉरेन कंपनी को दिया नहीं है। फॉरेन कंपनी को तो ऑलवेज 40%। नाउ दैट्स हाउ वी कैलकुलेट बेसिक टैक्स। फिर आता है एक नया कंसेप्ट सेक्शन 87A, रिबेट। रिबेट को हम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। ये रिबेट होता क्या है? अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, तो जाके आपके बेसिक टैक्स में से वो लोग डिस्काउंट दे देंगे। व्हाट इज द डिस्काउंट, व्हाट इज द रिबेट? इट इज बेसिक टैक्स और 12,500 whichever इज लोअर। पॉइंट टू बी नोटेड इज, सबसे पहला रिबेट का पॉइंट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, वो फर्म, नॉन रेजिडेंट, HUF, AOP BOI उनके लिए नहीं है। रिबेट तब अप्लाई करना जब टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है। अगर 5 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम तो रिबेट यूज में ही नहीं आएगा। सर क्या रिबेट का मीनिंग यह है कि स्लैब रेट ही 5 लाख का हो गया? बिल्कुल नहीं। बेसिक टैक्स तो उसी तरीके से ढूंढोगे जैसे अब तक ढूंढते थे, पर बस उसमें से आप माइनस क्या करोगे, रिबेट। पर ये तभी माइनस करोगे अगर टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है
और मैक्सिमम रिबेट कितना मिल सकता है पर ईयर 12,500. एंड फिफ्थ पॉइंट, रिबेट अप्लाई करना है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, नॉट आफ्टर दैट, इट इज बिफोर. Now let's say I am a resident individual, total income is 4,60,000. Can I say resident individual total income up to 5 lakh? रिबेट का कंसेप्ट ट्रिगर हो गया. पहले तो ये ढूंढो व्हाट इज द बेसिक टैक्स. अप टू 250 जीरो, 250 टू 5 लाख 5%, तो 2.5 लाख से 4,60,000 अप्लाई 5%, दैट विल बी 10,500. सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए मैं माइनस करेगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A. What is that? बेसिक टैक्स और 12,500 whichever is lower. यहां पे कितना 10,500. My final tax payable will be 0. Sir, सेस का क्या? Apply 4% on 0, you will get 0 only. So basically when rebate is applicable, generally सेस is not applied. It is applied only in some few cases which we will learn in capital gain chapter. तो रिबेट, अच्छा, पर अगर मान लो यही बंदा नॉन रेजिडेंट होता तो रिबेट नहीं मिलता, तो क्या होता? 10,500 का बेसिक टैक्स प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तुम्हारा आंसर होता. नॉन रेजिडेंट रिबेट क्लेम नहीं कर पाएगा. सर क्या रिबेट सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन को मिलता है? यस, मिलता है. पर डोंट यू थिंक सो रिबेट देने की वजह से गवर्नमेंट की तिजोरी बहुत भारी पड़ जाएगी? उन लोगों को बहुत सारा लॉस होगा इस डिस्काउंट के वजह से, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम कुछ लोगों को टैक्स में डिस्काउंट देते हैं, तो चलो सामने कुछ लोगों के पास से, जो अमीर लोग हैं उनके पास से थोड़ा ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं. टैक्स ऑन द टैक्स विच इज कॉल्ड एज सरचार्ज. रिबेट एप्लीकेबल होता है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को. सरचार्ज लेवी किया जाता है सारे तरीके के पर्सन पे जिनकी टोटल इनकम थोड़ी ज्यादा है. सबसे पहला सरचार्ज का रेट जो हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज फॉर इंडिविजुअल, कोई भी तरीके का इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP. ये देखो उनकी टोटल इनकम कितनी है. अगर टोटल इनकम 50 लाख तक तो कोई सरचार्ज नहीं आएगा. अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़, तो पहले तो उनका बेसिक टैक्स निकालो, जो भी बेसिक टैक्स आए उसका 10% और ऐड कर दो, और उस पे फाइनली 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो. अगर उनका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा पर 2 करोड़ या उससे कम, तो ये सरचार्ज लगेगा 15%. 2 करोड़ से ज्यादा पर 5 करोड़ या उससे कम तो 25%. 5 करोड़ से ज्यादा तो 37%. सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? मैंने लिखा है 25% और 37% वाला जो सरचार्ज है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द टैक्स विच यू कैलकुलेट ऑन डिविडेंड इनकम, STCG अंडर 111A, LTCG अंडर 112A. सर ये एग्जैक्टली है क्या? कैपिटल गेन चैप्टर की वीडियो में ही सबसे एंड में मैं ये सिखाने वाला हूं. अभी से भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना याद रखो, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ से भी ज्यादा तो 37% सरचार्ज. नाउ लेट्स हैव रिटन वन एग्जांपल. मिस्टर आगम, कुछ नहीं बोला, एज बिलो 60, कुछ नहीं बोला, रेजिडेंट, टोटल इनकम 63 लाख. पहले सरचार्ज के बारे में सोचने का नहीं, पहले सोचो बेसिक टैक्स कितना. 63 लाख की टोटल इनकम पे जब मैं बेसिक टैक्स गिनेगा अप टू 250 जीरो, 250 टू 5 लाख 5%, यानी कि 12,500. 5 लाख से 10 लाख 20%, 1 लाख. 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है 30%, 15,90,000. सिंपल क्या करने का, 10 लाख की इनकम तक पे ना 1,12,500 आता है फिक्स, देखो, और 10 लाख के ऊपर की इनकम का 30% कर दो, सबको ऐड कर दो, दैट इज योर बेसिक टैक्स, 17,02,500. अभी सीधा सेस ऐड मत करो, क्योंकि टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा पर 1 करोड़ या उससे कम है, तो तुम्हें लग जाएगा 10% सरचार्ज. तो बेसिक टैक्स का 10% सरचार्ज ऐड करो, फिर एक टोटल लगाओ, और ये जो टोटल टैक्स आएगा ना, अभी उस पे 4% सेस ऐड करो, दैट इज व्हाट योर फाइनल टैक्स पेएबल इज. इतना सारा टैक्स भरना पड़ता है. नाउ इफ यू आर अ पार्टनरशिप फर्म, LLP या तो लोकल अथॉरिटी, बेसिक टैक्स कितना लगता था? 30%. पर अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड इज, यहां पे अगर मेरी टोटल इनकम एग्जैक्ट 50 लाख होती तो सरचार्ज नहीं लगता, एग्जैक्ट 1 करोड़ होती तो 10%, एग्जैक्ट 2 करोड़ होती तो 15%, लाइक दैट. अगर आप फर्म, LLP या लोकल अथॉरिटी हो, आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके बेसिक टैक्स पे 12% सरचार्ज लगेगा. 30% बेसिक टैक्स, उस पे 12% सरचार्ज, वो जो टोटल आएगा उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इफ यू आर अ कंपनी, तो देखो आप डोमेस्टिक कंपनी हो कि फॉरेन कंपनी हो. अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ तक, तो 7% सरचार्ज लगेगा. 10 करोड़ से ज्यादा तो 12% सरचार्ज लगेगा, और फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. अगर 1 करोड़ से कम इनकम है या एग्जैक्ट 1 करोड़ है, कोई सरचार्ज नहीं.
पर अगर आप फॉरेन कंपनी हो, ऑलरेडी 40% टैक्स ले रहे हैं, अगर उस पे भी 60% और 12% अप्लाई कर देंगे ज्यादा इनकम पे, तो कोई यहां पे बिजनेस ही नहीं करने आएगा। और इसीलिए सरचार्ज कम रखते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ तक तो सिर्फ 2%, ओनली 2%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट ही ज्यादा है। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज। फिर मैंने पहले ही बोला राउंड ऑफ करके भी एक कंसेप्ट है जो आप एग्जाम में डेफिनेटली भूल जाओगे। सेक्शन 288A, सेक्शन 288B। 288A बोलता है टोटल इनकम को राउंड ऑफ करो, 288B बोलता है टैक्स पेएबल को राउंड ऑफ करो। सी, अगर मेरी टोटल इनकम है 5,33,234, तो मैं इस पे टैक्स नहीं गिन सकता, मुझे टैक्स गिनना पड़ता है 533,230 पे, यानी लास्ट डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए। पर अगर यहां पे होता 533,235, तो मैं राउंड ऑफ करता 533,240, यानी अगर लास्ट डिजिट 0 है तो कुछ मत करो, अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है तो लोअर साइड राउंड ऑफ करो, 5 या उससे ज्यादा है तो हायर साइड राउंड ऑफ करो। पर सिर्फ 2 ही चीजों को आप राउंड ऑफ करोगे, टोटल इनकम और टैक्स पेएबल। फिर एक लास्ट कंसेप्ट इस चैप्टर में आता है मार्जिनल रिलीफ। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ एंड व्हेन इट कम्स इनटू द पिक्चर? मार्जिनल रिलीफ पिक्चर में तभी आता है जब आपके केस में सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। अगर सरचार्ज नहीं है तो मार्जिनल रिलीफ भी नहीं आएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। लेट्स से मेरी टोटल इनकम एग्जैक्ट 50 लाख है। व्हाट विल बी माय टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? कैन आई से अगर टोटल इनकम एग्जैक्ट 50 लाख है तो सरचार्ज तो लगेगा नहीं, पर बेसिक टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगाओ 13,12,500 आएगा। डोंट ऐड द सेस। अगर मेरी टोटल इनकम हो गई मान लो 51 लाख, 50 लाख से ज्यादा 10% सरचार्ज लगाना पड़े, तो 51 लाख का बेसिक टैक्स आएगा 1342,500, जिसपे 10% सरचार्ज ऐड करके टोटल टैक्स आएगा 1476,750 बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ऑब्जर्व समथिंग, अगर मेरी इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए से बढ़ जाती है ना यहां पे, तो मेरा टैक्स 164,250 से बढ़ जाता है। 1 लाख की इनकम बढ़ने से टैक्स कितना बढ़ता है? 164,250। इनकम से भी कितना ज्यादा टैक्स भरना पड़ा? 64,250। क्यों? क्योंकि सरचार्ज एप्लीकेबल हो गया। पर ये तो एडिशनल बर्डन हो गया, और इसीलिए गवर्नमेंट डोंट वांट टू लेवी दिस मच ऑन यू। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है इनकम से भी ज्यादा जो बढ़ गया, उसे बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। इन शॉर्ट, व्हेन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इनकम आपके टैक्स में भी डिफरेंस हो रहा है, और अगर जो टैक्स का डिफरेंस है वो इनकम के डिफरेंस से भी ज्यादा है, तो जितना एक्सेस डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिनल रिलीफ। ये तभी आता है जब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये तभी आएगा जब आपके थ्रेशोल्ड से नजदीक है आपकी टोटल इनकम। फॉर एग्जांपल 51 लाख, 52 लाख, 50 लाख से नजदीक है, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड से नजदीक है, 2 करोड़ 7 लाख, 2 करोड़ 8 लाख, 2 करोड़ से नजदीक है, लाइक दैट, तो ही जाके मार्जिनल रिलीफ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये 64,250 की मार्जिनल रिलीफ का आप करूं क्या? आपका जो फाइनल टैक्स था ना 1476,750, उसमें से ये मार्जिनल रिलीफ माइनस कर दो, जो बाकी का टैक्स आएगा अभी उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो, वो आपका फाइनल टैक्स पेएबल। पॉइंट टू बी नोटेड इज मार्जिनल रिलीफ की एक फॉर्मूला मैंने यहां पे बना दी है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक, अप्लाई द मैजिक। सबसे पहले ये देखो आपकी टोटल इनकम का बेसिक टैक्स और उस पे सरचार्ज ऐड करके कितना आ रहा है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसमें से ये देखो लोअर साइड जो थ्रेशोल्ड है उसका टैक्स पेएबल कितना है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसको माइनस करो। डिफरेंस ऑफ इनकम कितना है? फॉर एग्जांपल 51 लाख की इनकम थी, 50 लाख की थ्रेशोल्ड थी, डिफरेंस ऑफ इनकम 1 लाख था, उस 1 लाख को भी माइनस करो। अगर जो आंसर बचता है वो पॉजिटिव तो दैट इज मार्जिनल रिलीफ, अगर वो नेगेटिव आ गया तो इग्नोर करो, दैट इज नो मार्जिनल रिलीफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? यस और नो? ये एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। बहुत सारे थियोरिटिकल पॉइंट है जो हम दूसरे चैप्टर में कवर करेंगे, लाइक कैपिटल गेन में कुछ कवर करेंगे, कुछ पीजीबीपी में, कुछ आईएफओएस में। सो बी विथ मी इन दैट। द वेरी नेक्स्ट वीडियो विल बी रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। थैंक यू सो मच।